नमस्कार, स्वागत है हमारी खास पेशकश कमोडिटी फेस्टिव पिक्स में। त्योहारी सीजन है और हर साल की तरह इस साल भी कुछ खास कमोडिटी में फेस्टिव सीजन का असर या तो दिखना शुरू हो चुका है या आने वाले हफ्ते में दिख सकता है। तो आज हम अपनी खास पेशकश कमोडिटी फेस्टिव पिक्स में कुछ ऐसी ही दमदार कॉल्स बताएंगे जहां त्योहारी मांग का असर दिख सकता है। और इस खास शो को और भी खास बनाने के लिए हमारे साथ तीन मेहमान हैं। हमारे साथ है कोटक सिक्योरिटीज के रविंद्र राव, पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज जैन और पैराडाइम कम्युनिटी के वीरेन वकील जी। आप तीनों ही मेहमानों का इस खास पेशकश में स्वागत है। लेकिन ये फेस्टिव मौका है तो हम शुरुआत भी ऐसी कमोडिटी से करेंगे जहां फेस्टिवल में सबसे ज्यादा डिमांड देखने को मिलती है, वो है गोल्ड। तो गोल्ड की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले रविंद्र जी, आप बताइए कि गोल्ड को लेकर अब क्या आउटलुक है, क्योंकि मार्केट स्टेबल भी हो गया है, 50,000 के आसपास भी आ गया है। क्या अब ये बेहतर मौका है फेस्टिव मौके को भुनाने के लिए कि हम सोने में एंट्री करें, गोल्ड अब खरीद लें? क्या लगता है आपको? गुड आफ्टरनून विश्व मोहन। मेरे हिसाब से देखिए, मैं ये कंटिन्यूअस बोलते आ रहा हूँ कि गोल्ड एक ऐसा कमोडिटी है। बेसिकली अभी जो फाइनेंशियल डिस्ट्रेस चल रहा है उसके चलते गोल्ड में कोई सही टाइम नहीं है। आई थिंक ऑल द टाइम इज राइट टाइम फॉर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। लेकिन जैसे ये अभी फेस्टिवल का मौका है, प्लस गोल्ड में हमने एक अच्छा करेक्शन देखा है। अभी भी आई थिंक काफी टाइम से 1880 से अराउंड 1930 के रेंज में इंटरनेशनल में ट्रेड कर रहा था। एमसीएक्स पर 50,500 ब्रीच नहीं कर रहा था और ये अभी उसके नीचे आ गया है। तो हो सकता है कि और थोड़ा सा एक डाउनसाइड आए गोल्ड में, लेकिन एक अच्छा मौका है गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये 50,000 के करीब है और हमें नहीं लगता है कि नीचे अगर जाता भी है 50,000 के नीचे ज्यादा सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि जो अंडरलाइन फंडामेंटल्स है वो अभी भी काफी बुलिश है। थोड़ा सा जो इंटरनेशनल सिनेरियो है, जैसे कि यूएस इलेक्शंस है और जो वायरस एस्केलेट हो रहा है उसको लेके जो टेंशन है, आई थिंक उसकी वजह से थोड़ा सा हर एक एसेट क्लास में एक सेल ऑफ आ रहा है और गोल्ड में भी हमने एक सेलिंग देखी है। लेकिन आगे जाके मुझे लगता है गोल्ड में बहुत ही एक अच्छा अपमूव आ सकता है। सो आई थिंक ये एक अपॉर्चुनिटी है, प्लस फेस्टिव सीजन भी है, तो आई थिंक गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत करेक्शन और आ सकता है टुवर्ड्स 49,500 49,600। आई थिंक वो एक अच्छा लेवल होगा एंट्री के लिए। ज्यादा नीचे नहीं है, सो आई थिंक यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एक्यूमुलेट कर सकते हैं और नीचे आता तो नीचे में भी एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में आफ्टर यूएस इलेक्शंस हम फिर से गोल्ड में एक अपमूव आता हुआ देखें और ये फिर से एक बार 51,000 से 51,500 तक जा सकता है। तो आई थिंक गोल्ड में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। ओके, यानी गोल्ड में आपको बने रहना चाहिए और हर गिरावट पे आपके लिए खरीदारी का मौका है। जब ये गिरावट 49,500 तक आए तब एंट्री करे, ऐसा रविंद्र जी मानते हैं, और ये 52,000 भी ऊपर की तरफ आने वाले हफ्तों में जा सकता है। मनोज जी, आपको क्या लगता है गोल्ड को लेकर आपका क्या आउटलुक है और किस तरह के टारगेट्स आप देख रहे हैं अगर हम एंट्री करें 50,000 के आसपास? तो नमस्कार मोहन जी, बिल्कुल जैसा कि रविंद्र भी बता रहे थे कि काफी हमने ऊपरी स्तरों से करेक्शंस देखे हैं और नेक्स्ट वीक में मेरा मानना है कि वॉलेटिलिटी बनी रहेगी, क्योंकि यूएस इलेक्शंस के रिजल्ट्स भी आएंगे। डॉलर में फिर हमने एक बार मजबूती आते हुए देखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना का सेकेंड वेव है तो उसके चलते सेफ हेवन बाइंग जो है निचले स्तरों पर फिर एक बार देखने को मिलेगी। दूसरा, यूएस के जो स्टिमुलस है वहां हमने देरी होते हुए देखी है, लेकिन अब यूएस इलेक्शन के बाद यूएस में स्टिमुलस आना ही है। कल ईसीबी ने भी जो है फर्दर ईजिंग के हिंट्स दिए हैं कि दिसंबर से वहां पर फिर जो है ईजिंग बढ़ाएंगे इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो अंडरलाइन फंडामेंटल्स है गोल्ड के वो अभी भी मजबूत है और 50,000 के आसपास यहाँ फिर एक बार जो है खरीदारी देखने को मिलेगी। मेरा मानना है कि 50,000 के आसपास कीमतें आती है अगले सप्ताह में, तो फिर एक अच्छा स्तर होगा खरीदारी के लिहाज से। 51,000 तक के स्तर फिर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 49,550 का एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। जब तक 49,500 के ऊपर सोना ट्रेड कर रहा है, मेरा मानना है कि यहाँ पे बिकवाली निचले स्तरों पर नहीं करना चाहिए और थोड़ा डीप मिलता है तो खरीदारी की पोजीशन लेके चलना चाहिए। ओके, यानी इनका मानना है कि जब तक 49,000 के ऊपर है तब तक यहाँ पे खरीदारी का ही रुख रखना चाहिए और आने वाले हफ्तों में 51,000 भी सोना जा सकता है। मनोज जी ऐसा मानते हैं। वीरेंद्र सर, आप क्या मानते हैं? क्या लगता है आपको गोल्ड किधर जा सकता है? क्या ये वक्त है सोने में एंट्री का? फिलहाल इलेक्शन का जो माहौल है तो थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है, फिर भी मैं शॉर्ट टर्म बाय साइड प्रेफर करूँगा। 50,200 पे बाई, 49,800 900 का स्टॉप लॉस और 50,900 का टारगेट।
और जिनका थोड़ा बड़ा एक्सपोजर है या जिसको हम सीरियस स्पेकुलेटर मानेंगे, उनके लिए ऐसा है कि अगर पोजीशन मीनिंगफुल है तो 50,000 का पुट ऑप्शन से जो मिनी पुट अवेलेबल होते हैं उनसे डाउन साइड प्रोटेक्ट कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुधवार गुरुवार को शायद वाइड स्विंग आ सकता है, आइदर साइड अप साइड भी आ सकता है, डाउन साइड भी आ सकता है। तो पुट ऑप्शन होगा तो एक तरह से इंश्योरेंस का काम करेगा। ओके, यानी सोने को आप खरीद कर चल सकते हैं 50,900 के टारगेट के लिए, लेकिन आप हेज भी आपको करना चाहिए क्योंकि अमेरिकी चुनाव है अगले हफ्ते, तो उस रिजल्ट्स का असर यहाँ पर हो सकता है। तो आप एक पुट लेकर चले ताकि नीचे की तरफ अगर कोई मूव दिखाए तो वो आपके रिस्क को कम कर देगा। रविंद्र जी, चांदी को लेकर क्या आउटलुक है? काफी वॉलेटाइल काउंटर है, अगले हफ्ते चुनाव भी है, तो ऐसे में क्या राय दे रहे हैं चांदी को लेकर आप? वेल, चांदी में भी आई थिंक 22-50 अभी भी होल्ड है इंटरनेशनल में, $22.50 स्पॉट टर्म्स में। और जैसे मैंने बताया कि गोल्ड में अगर नीचे के साइड में सपोर्ट आएगा तो सिल्वर में भी आएगा। हालांकि इंडस्ट्रियल मेटल्स में भी थोड़ी सी मजबूती है। गोल्ड सिल्वर में इतना करेक्शन आने के बाद हमने कॉपर में इतना ज्यादा करेक्शन नहीं देखा, हालांकि दूसरे कोई बेस मेटल्स में इतना करेक्शन नहीं देखा, जबकि सारे एसेट क्लास में हमने एक अच्छा खासा डाउनफॉल आते हुए देखा है। सो कहीं ना कहीं चाइनीज डिमांड की वजह से इंडस्ट्रियल मेटल्स काफी स्ट्रांग है और हो सकता है कि आगे जाके भी इसमें एक बढ़त का ही मोड रहे। सो आई थिंक सिल्वर को दोनों साइड से सपोर्ट मिलेगा, फ्रॉम बेस मेटल्स, फ्रॉम इंडस्ट्रियल मेटल्स एज वेल एज फ्रॉम प्रेशियस मेटल्स। लेकिन हो सकता है कि इसका जो रेंज है वो काफी ब्रॉड रहे, क्योंकि अपसाइड रेजिस्टेंस जो है इसका वो अराउंड 64,000 के आसपास है, जो कि डबल टॉप लगा के सिल्वर वहां से करेक्ट हुआ था। और सपोर्ट अगर देखा जाए तो सपोर्ट अराउंड 58,000 और उसके बाद 56,000 के आसपास सपोर्ट है। सो मेरे हिसाब से जो पहला सपोर्ट है नियर 58,500, वो एक अच्छा लेवल होगा बाइंग इनिशिएट करने के लिए। हम फिर से एक बार इसमें आई थिंक नेक्स्ट 1 से 2 वीक में फिर से एक बार 64,000 का लेवल देख सकते हैं, प्रोवाइडेड 56,000 होल्ड्स ऑन द डाउन साइड। सो मेरे हिसाब से अगर इसमें करेक्शन आता है और थोड़ा सा करेक्शन और पॉसिबल है, क्योंकि नेक्स्ट वीक काफी वोलेटाइल रहेगा इनिशियल वीक्स में, तो अगर कहीं पर भी से 58,500 के आसपास आता है एमसीएक्स पर, तो इट्स अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 56,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और फिर से एक बार 62,000 से 64,000 का लेवल हम इसमें देख सकते हैं। ओके, यानी डिप पे आपको 58,500 के आसपास में एंट्री करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क कम हो जाएंगे। और टारगेट जो बड़े टारगेट ये दे रहे हैं 64,000 के टारगेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 56,000 का आप स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लीजिएगा। मनोज जी, आपका क्या आउटलुक है चांदी पे, और फिर उसके बाद टारगेट बताइए। बिल्कुल, हमने ऊपरी स्तरों से अच्छी करेक्शन सिल्वर में भी आते हुए देखी है। लगभग 25% प्राइस जो है वो अपने हाई से करेक्ट हो चुके हैं, और बीइंग इंडस्ट्रियल मेटल निचले स्तरों पर यहाँ सपोर्ट जो है मिलते हुए दिख रहे हैं। कल यूएस के Q3 के जो जीडीपी के नंबर्स आए थे वो भी उम्मीद से बेहतर थे, और कहीं ना कहीं यूएस में स्टिमुलस जो है वो मच अवेटेड है, तो इलेक्शन के रिजल्ट के बाद आना ही है। और बाकी जो कंट्रीज है वहां से भी जो राहत पैकेज जारी रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सिल्वर में निचले स्तरों पर फिर एक बार सुधार जो है देखने को मिल सकता है। मेरा मानना है कि अगले हफ्ते में कीमतें अगर 59,200 के आसपास आती है तो खरीदारी की जा सकती है। 58,000 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे 61,600 तक के लक्ष्य जो है वो शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। उसके ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होगी तो फिर से एक बार 63,000 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी अभी जो शॉर्ट टर्म का जो टारगेट है वो है 61,600 का, और 59,200 पर एंट्री की सलाह मनोज जी दे रहे हैं, और यहाँ पर भी स्टॉप लॉस आपको 58,000 का लगा लेना है। बीरेन जी, आप चांदी के ट्रेडर और इन्वेस्टर्स के लिए क्या सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि अगला हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है, तो ऐसे में क्या सलाह देंगे, कैसे ट्रेड करें या दूर रहें, क्या राय है आपकी? मैं फिलहाल सिल्वर में स्टे अवे यानी दूर रहने का प्रेफर करता हूँ। कल ईसीबी ने काफ़ी बड़ा स्टिमुलस ऐलान किया है 1.35 ट्रिलियन का, बट मार्केट ने रिस्पॉन्ड नहीं किया उसको। तो जब अच्छे बुलिश न्यूज़ को मार्केट इग्नोर करता है या रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो मैं थोड़ा कॉशियस हो जाता हूँ। तो फिलहाल वेट एंड वॉच का मेरा रवैया है इसमें। यानी वेट एंड वॉच और दूर रहने की सलाह बीरेन जी दे रहे हैं, और बाकी दोनों जानकार खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, लेकिन गिरावट पर खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। 58,000 के आसपास या 60,000 के नीचे जब आपको मौका मिले तब आप चांदी में एंट्री की कोशिश करें, क्योंकि काफ़ी वॉलेटाइल है, और रिस्क भी आप अपना देख ले कि कितना रिस्क रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, उसके बाद ही आप एंट्री करो। स्टॉप लॉस जो बताए गए हैं उसे भी फॉलो करें।
चलिए, तो बात हो गई सोने और चांदी में जहां पर खरीदारी की सलाह आ रही है, लेकिन अब कुछ और फेस्टिव एग्री कमोडिटी भी है जहां पर फेस्टिवल का काफ़ी इम्पैक्ट होता है। उस पर चना जहां पे फेस्टिवल के दौरान इसकी काफ़ी डिमांड बढ़ जाती है, मिलों से इंडस्ट्रियल डिमांड भी बढ़ती है। तो मनोज जी, चने को लेकर आपका क्या आउटलुक है? चने में फेस्टिव डिमांड के चलते यहाँ पे ओवरऑल जो है पल्सेस कॉम्प्लेक्स में सपोर्ट बने हुए हैं। हालांकि हमने ऊपरी स्तरों पर यहाँ भी प्राइजेस को करेक्ट होते हुए देखा है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो डिसीजन आए थे कि वहाँ पुअर जो इम्पोर्ट है उसके जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर तक एक्सटेंड किए गए हैं। उसके बाद हमने कीमतों में करेक्शन आते हुए देखा था, लेकिन 5200 के स्तर यहाँ चने में होल्ड हो रहे हैं। तो मेरा मानना है कि 5200 के आसपास अगर नेक्स्ट वीक में प्राइस मिलते हैं तो यहाँ भी खरीदारी की रणनीति करना चाहिए। जब तक कीमतें 5050 के ऊपर बनी हुई है, अभी बिकवाली की गुंजाइश कम है। 5200 के आसपास खरीदारी करें, 5080 का स्टॉप लॉस लगाए और 5440 के यहाँ पे लक्ष्य रखना चाहिए। ओके, यानी चने में खरीदारी की सलाह है 5440 के टारगेट के लिए। अभी भी तेजी का माहौल बना हुआ है। रविंद्र जी, आप भी यही मानते हैं कि चने में तेजी जो है वो बनी रह सकती है और खरीद कर ही चलना चाहिए इस मौके पर? बिल्कुल विश्व मोहन जी, क्योंकि सप्लाई कंसर्न्स बने हुए हैं और बेसिकली जो रैली ऑलरेडी हमने देखी है चने में टुवर्ड्स 5600 5700, लेकिन जो हमने करेक्शन देखा है वो एक करेक्टिव डिप है और मुझे लगता है कि 5100 तक के लेवल हम चने में आने वाले सेशंस में देख सकते हैं। तो वो एक अच्छा लेवल होगा फिर से एंट्री के लिए। और मुझे लगता है कि ये 300 से 400 रुपए के रेंज में ट्रेड करेगा। सो आई थिंक 5100 से फिर से ये 5400 से 5500 तक का लेवल टेस्ट कर सकता है। तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड भी होगा, क्योंकि नीचे में जो सपोर्ट है वो अराउंड 200 रुपए का है और ऊपर में 400-500 रुपए का टारगेट मिल सकता है। सो आई थिंक 5100 वुड बी अ गुड लेवल टू गो लॉन्ग। ओके, यानी इनको भी लगता है कि चने पे खरीद सकते हैं 5100 के आसपास में और 5500 रुपए का टारगेट आप ध्यान में रख सकते हैं। बीरेन जी, आपको क्या लग रहा है और क्या ग्राउंड पर क्या हालात है, किस तरह की रिपोर्ट है चने को लेकर, और क्या ऐसे समय में खरीदना सही है क्या चने को? फिजिकल डिमांड थोड़ी कम हुई है, जो जिस लेवल पे उम्मीद थी उससे थोड़ी कम दिख रही है मुझे, क्योंकि मेरे हिसाब से जितने भी एंड यूजर है वो फॉरवर्ड कवर करके बैठे हुए हैं। सेकंड रन शायद एंड नवंबर के आसपास आएगा, क्योंकि नई फसल थोड़ी डिले है। स्पेशली कर्नाटक साइड की जो फसल मिड जनवरी फेब में आती है वो थोड़ी इस बार डिले है। तो सेकंड रन मेरे हिसाब से दिवाली के बाद होगा, क्योंकि इस बार शादियां भी काफ़ी है। जो डिफर हुई थी समर शादियां, वो भी विंटर में डिफर हुई है। तो 5250 के आसपास मैं बाय प्रेफर करूंगा। 5550 का लक्ष्य रहेगा, स्टॉप लॉस 5130 का रहेगा। थोड़ा ब्रॉड नजरिया ऐसा है कि रेंज 5200 से 5700 की रहेगी। ओके, यानी तीनों ही जानकार मानते हैं कि खरीद कर चलना चाहिए। आने वाले दिनों में डेफिनेटली इसमें तेज़ी दिखेगी, क्योंकि शादी के भी सीजन है, फेस्टिवल डिमांड है, तो इसका फ़ायदा मिलेगा। और 5450 से 5550 रुपए के टारगेट चने को लेकर आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं एडिबल ऑयल्स वगैरह की, क्योंकि फेस्टिवल के दौरान एडिबल ऑयल, खाने के तेल की कीमतों में भी काफ़ी तेज़ी आ जाती है, लोग डिमांड बढ़ जाती है। घरेलू डिमांड के अलावा इसके बाद इंडस्ट्रियल डिमांड में भी यहाँ पर पिकअप आनी शुरू हो जाती है। तो इसका आने वाले समय में क्या असर होगा? हालांकि एडिबल ऑयल काउंटर्स में पहले से ही पिछले 6 महीने से अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मस्टर्ड की, जहां पिछले 3 महीने में हमने 20% से ज्यादा की मजबूती देखी है पिछले, और 6 महीने में तो करीब 46 से 47% की तेजी हम मस्टर्ड में देख चुके हैं। ऐसे में बीरेन जी, आपको क्या लग रहा है, मस्टर्ड का क्या आउटलुक है, क्या ग्राउंड के हालात क्या है, और क्या आने वाले समय में ये तेजी बनी रह सकती है क्या मस्टर्ड में? ये डिमांड ड्रिवन बुल मार्केट है और डिमांड ग्रोथ खास करके कच्ची घानी मस्टर्ड तेल में बहुत ही अच्छा रहा है। प्रोबेबली 15-20% का डिमांड ग्रोथ रहा है। 30 इयर्स में ये फर्स्ट टाइम मैंने इतना डिमांड ग्रोथ देखा इसका। और अभी का जो हालात है इसमें इन्वर्ट मार्केट हो गया, यानी उल्टा बदला है। तो फिजिकल टाइटनेस काफ़ी है। अब ये थोड़ा यूफोरिया या तो बबल स्टेज में है। तो शायद कहीं 6200-6300 के आसपास कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक मीनिंगफुल करेक्शन के लिए ओवर ड्यू है करेक्शन, मींस कहीं भी एक शार्प डीप इसमें आ सकता है। ओके, यानी ऊपर के लेवल की तरफ कभी भी करेक्शन भी आ सकता है, इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। रविंद्र जी, आपका आउटलुक क्या कहता है, आप क्या सेंस कर रहे हैं?
मुझे भी लगता है कि एक करेक्शन ओवरड्यू है, क्योंकि मार्केट काफी ओवरस्ट्रेच्ड है। और जैसे मैंने पिछले बार भी बताया था कि मस्टर्ड में आई थिंक अपसाइड 66,100 से 6,150 के आसपास कैप होना चाहिए, और वहां से हम एक अच्छा खासा करेक्शन इसमें देख सकते हैं। वो करेक्शन कैन डीपन टिल 5,700 टू 5,500। सो आई थिंक मस्टर्ड में अपसाइड अभी काफी लिमिटेड है। अगर ऊपर आता है तो ऊपर में अब इक्वाली करके चल सकते हैं। ओके, यानी बहुत ज़्यादा अपसाइड की उम्मीद कम लग रही है। मनोज जी, आपको क्या लग रहा है, और अगर आप बाई हैं, अगर टारगेट दे रहे हैं, तो उसके पीछे क्या ऐसे ट्रिगर्स लग रहे हैं कि जो आने वाले समय में सरसों और चल सकता है? सरसों में वर्तमान स्तरों पर मैं भी खरीदारी की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, क्योंकि एक हमने अच्छा रनअप जो इस कमोडिटी में आते हुए देखा है। तो अब यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो बाइंग के लिहाज से फेवरेबल नहीं होगा। तो अगर किसी का लॉन्ग पोजीशन हो तो सरसों में तो मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए, और फ्रेश खरीदारी इन स्तरों पर जो है अवॉइड करना चाहिए। ओके, यानी फ्रेश खरीदारी अभी नहीं करनी है। अगर आपको खरीदना है तो नीचे के लेवल्स का वेट करें, उसके बाद आप मस्टर्ड में एंट्री कर सकते हैं, फिर आपको अच्छा मुनाफा मिल सकता है, ऐसा मनोज जी मानते हैं। चलिए, सोया तेल यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिली। मनोज जी, अब यहाँ से सोया तेल का मार्केट आपको किधर जाता हुआ दिख रहा है? खाने के तेलों में मजबूती बनी रहेगी, क्योंकि आगे अभी भी जो है डिमांड सीजन रहेगा। फेस्टिव डिमांड है, उसके बाद फिर जो है मैरिज सीजन स्टार्ट हो जाएंगे, तो अभी डिमांड बनी रहेगी। उस लिहाज से हमने देखा है कि ओवरऑल जो सप्लाई कंसर्न है ग्लोबल एडिबल ऑयल के, वो बने हुए हैं, और उसके चलते कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। रूपी में जो कमजोरी आई है उसका भी सपोर्ट यहाँ पे खाने के तेलों को मिलता हुआ दिख रहा है। तो मेरा मानना है कि खाने के तेलों में रिफाइंड सोया तेल में कहीं भी कीमतें अगर 958, 960 के रेंजेस में आती है, तो वहां फिर एक बार खरीदारी की जा सकती है। 980, 984 तक के स्तर यहाँ देखने को मिल सकते हैं। 945 के स्टॉप लॉस से 958 के स्तरों पर सोया तेल में खरीदारी की जा सकती है। ओके, यानी आप अगर सोया तेल खरीदना चाह रहे हैं तो आपको वो लेवल्स का आपको इंतजार करना पड़ेगा, फिर सोया तेल में आप वो एंट्री कर सकते हैं। बीरेन जी, आपको क्रूड पाम तेल और सोया तेल, क्या इन दोनों काउंटर में आपको तेजी लग रही है क्या अब यहाँ से? सोयाबीन ऑयल अब थोड़ा बबल कैटेगरी में आया हुआ है। मैं दिसंबर सोयाबीन ऑयल करीबन 990 के आसपास आए अगर, तो शॉर्ट करने के मुझे शॉर्ट साइड का मेरा बायस है 985, 990 के आसपास। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1015, टारगेट 920 से 935 तक का रहेगा। ये पोजिशनल कॉल है, थोड़ा लंबा। और सोयाबीन को लेकर क्या आउटलुक है? सोयाबीन का आउटलुक और टारगेट बता दीजिए सर। सोयाबीन में मैं बुलिश हूँ। ये साल मुझे ओवरऑल प्रोटीन का साल लग रहा है। तो प्रोटीन नंबर 1 रहेगा, यानी खल नंबर 1 रहेगा, सेकंड पे सीड रहेगा, थर्ड पे ऑयल रहेगा। तो यहाँ 480 के आसपास बाय कर सकते हैं। 42 का स्टॉप लॉस होना चाहिए, 4200 का, और अपसाइड में टारगेट 4400 रख सकते हैं। ओके, यानी सोयाबीन में तेजी लग रही है। 4400 के टारगेट के लिए आप सोयाबीन खरीद कर चल सकते हैं। रविंद्र जी, आपको क्या लग रहा है, सोयाबीन मार्केट का क्या आउटलुक है, और फिर बाद में बताइए कि टारगेट क्या होंगे अब आने वाले हफ्तों के लिए? वेल विश्वमोहन, अगर पूरा एडिबल ऑयल पैक देखे तो सोयाबीन ही एक लेगार्ड रहा है, और सारे कमोडिटी में हमने एक अपमूव देखा है। जैसे आरएम सीड में बहुत अच्छी तेजी आई है, सोया ऑयल में आई है, सीपीओ में आई है। आई थिंक सोयाबीन ही एक ऐसा है जिसमें रैली आई वुड से कि थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू अदर कमोडिटीज, और मुझे भी लगता है कि सोयाबीन में एक बहुत ही अच्छा अपमूव हम देख सकते हैं। इसका जो टारगेट है वो एक्सटेंड हो सकता है 4,500, 4,600 तक। इसमें एक अगर करेक्शन आता है टुवर्ड्स 4,250 से 4,200, आई थिंक एक अच्छा लेवल होगा एंट्री के लिए। 4,100 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और इनिशियल टारगेट जो है वो 4,500 का है, विच कैन एक्सटेंड टिल 4,700 ऑल्सो। ओके, यानी बीरेन जी को भी लगता है कि 4,400, और रविंद्र जी को लगता है कि 4,500 के टारगेट आपको दिख सकते हैं। ये तीनों लोगों के टारगेट है। और देखिए, पृथ्वी फिनमार्ट का टारगेट है 4,400 का, बीरेन जी का टारगेट है 4,400 का, और रविंद्र जी मानते हैं कि 4,500 के टारगेट के लिए आपको सोयाबीन खरीदना चाहिए। लेकिन ग्राउंड पे सोयाबीन के क्या हालात है? मनोज जी, आपको क्या लगता है, आप एमपी में बैठते हैं, इंदौर के मार्केट में बैठते हैं, क्या हालात है ग्राउंड पर सोयाबीन मार्केट को लेकर? क्या आउटलुक वहां से आ रहा है? बिल्कुल, अराइवल जो है गत वर्ष की तुलना में लगभग 20 से 25% कम है मंडीज में अभी भी, और अब उत्पादन में भी जो एस्टिमेट निकल कर आ रहे हैं तो वो गत वर्ष की तुलना में 25 से 30% कम रह सकते हैं। हालांकि अभी जो प्रीवियस एस्टिमेट्स आए थे सोफा के, उसमें उतना गिरावट का अनुमान नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जो खबरें निकल कर आ रही है तो गत वर्ष की तुलना में यहाँ 25 से 30% जो है
उत्पादन में गिरावट देखने को मिल सकती है। ग्लोबल प्रोडक्शन भी इस बार कम है और चाइना की डिमांड भी अच्छी बनी हुई है, तो ओवरऑल जो फंडामेंटल्स है वो पॉजिटिव है। तो कहीं न कहीं मजबूती बनी रहेगी। डीप में यहाँ पे खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए। 4240, 4250 के स्तरों के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 4150 का स्टॉप लॉस लगाएं, 4400 पहला लक्ष्य होगा और उसके ऊपर अगर कीमतें सस्टेन होती है तो 4500 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी तीनों ही जानकार मानते हैं कि सोयाबीन में अभी तेजी बाकी है, कुछ और तेजी आ सकती है। 4400 से 4500 रुपए के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं। सर, आखिर में बीरेन जी, मसालों को लेकर आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। क्या इस फेस्टिव मौके पर क्या मसालों की डिमांड बढ़ेगी या फिर एक्सपोर्ट डिमांड आने वाले समय में बढ़ने वाली है? तो मसालों को लेकर ओवरऑल क्या आउटलुक है आपका? यह जीरा डार्क हॉर्स लगता है, क्योंकि विंटर में चना और सरसों के बीच जो फाइट होगी एकरेज के, तो जो जमीन कटेगी वो शायद जीरा की कटेगी। और वैसे भी जमीन में नमी बहुत है, एक्सेसिव मॉइस्चर है, तो इसके कारण भी ये फेवरेबल स्विंग का आउटलुक नहीं लग रहा मुझे। तो मैं आने वाले 2-3 महीने के लिए जीरा को 15,500, 16,000 तक देख रहा हूँ। ओके, यानी ये व्यू मसाले के मार्केट को लेकर है। तो अब हमारी खास पेशकश कमोडिटी फेस्टिव पिक्स को यहीं पर समेटने का वक्त आ गया है। आप तीनों ही मेहमान मनोज जी, बीरेन जी और रविंद्र जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समय निकाला और दर्शकों को बेहतरीन ट्रेडिंग कोर्स दिया।